गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज एक बार फिर से हम आपको बताएंगे एसएसटी क्लास 9th के बारे में, जिसका कि फर्स्ट लेसन फ्रांसीसी क्रांति। और फ्रांसीसी क्रांति से पहले आज हम जानेंगे क्रांति के बारे में, क्रांति क्या हो सकती है। तो देखिए, क्रांति जो होती है दीर्घ काल से चली आ रही अन्यायपूर्ण व्यवस्था में जन संघर्ष के द्वारा या जन आंदोलन के द्वारा किए गए आमूलचूल परिवर्तन को ही क्रांति कहते हैं। अब देखिए, होता क्या है, अन्यायपूर्ण व्यवस्थाओं में हो सकता है कि वो अन्यायपूर्ण व्यवस्थाएं राजनैतिक हों, सामाजिक हो सकती हैं, आर्थिक हो सकती हैं, धार्मिक हो सकती हैं, मानवीय हो सकती हैं या फिर व्यक्तिगत। तो हमने आपको बताया क्रांति दीर्घकाल से चली आ रही या फिर लंबे समय से चली आ रही अन्यायपूर्ण व्यवस्था, जिसमें कि जन संघर्ष के द्वारा अर्थात एक से अधिक लोगों के साथ मिलकर किए गए आमूलचूल परिवर्तन। कहने का मतलब एक से एकदम परिवर्तन, जो कि बहुत ही थोड़े समय में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाए। तो दीर्घकाल से चली आ रही अन्यायपूर्ण व्यवस्था जिसमें कि आमूलचूल परिवर्तन हो जाए अर्थात अतिशीघ्र परिवर्तन हो जाए, उसे हम बोलते हैं क्रांति। क्रांति राजनैतिक हो सकती है, सामाजिक हो सकती है, आर्थिक हो सकती है, धार्मिक हो सकती है, मानवीय हो सकती है और व्यक्तिगत हो सकती है। ये तो थी क्रांति। अब हम लेसन पे अगर आएंगे क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में यदि बात करें हम फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, तो फ्रांसीसी क्रांति से पहले आज हम आपको बताएंगे कल भारतीय राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस की आपको अग्रिम बधाई। और आज जो है 14 अगस्त को पाकिस्तान भी अपना राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। और यदि बात करें हम लोग फ्रांस की, तो आपको पता होगा 14 अगस्त आज जो है पाकिस्तान का राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस आज अपना मना रहा है पाकिस्तान। और 14 अगस्त की अगर हम बात करें फ्रांस के बारे में, तो फ्रांस का राष्ट्रीय पर्व हो सकता है एक नंबर में बहुविकल्पीय में पूछ दे, फ्रांस अपना राष्ट्रीय पर्व कब मनाता है, तो 14 अगस्त को नहीं, 14 जुलाई को फ्रांस अपना राष्ट्रीय पर्व मनाता है। तो बहुविकल्प में पूछ सकता हो सकता है 24 जुलाई कर दे, हो सकता है 15 अगस्त कर दे, कई डेट आपको दे सकता है। तो ये था राष्ट्रीय पर्व फ्रांस का। और फ्रांसीसी क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 14 जुलाई 1789 को। बहुविकल्पीय में या अतिलघुत्तरीय में पूछ सकता है जैसे कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो आप बता सकते हैं फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 को हुई थी। ये था। अब हुई किस स्थान पे थी ये भी पूछ सकता है, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कहां पर हुई थी, तो आप वहां पर बताएंगे बास्तील जेल से, या फिर हो सकता है बास्तील जेल ना लिखकर बास्तील का दुर्ग लिख दे। बास्तील के दुर्ग से 14 जुलाई 1789 को फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। अब प्रश्न एक और पूछेगा यहां से फ्रांसीसी क्रांति से ही, फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां का राजा कौन था, तो फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां का राजा लुई 16वां, या तो ऐसे लिख दें या फिर लुई 16वां। तो लुई 16वां फ्रांसीसी क्रांति का राजा था उस समय। अब यदि बात करें कि फ्रांसीसी क्रांति से पहले या फ्रांसीसी क्रांति के समय किस राजवंश का वहां पर शासन था, तो वहां पर हम लोग लिखेंगे बूर्बो राजवंश। पूर्वो राजवंश
शासन में था या फिर वहाँ पर बूर्बो राजवंश फ्रांसीसी क्रांति से पहले वहाँ पर शासन सत्ता में उपलब्ध था। आगे यदि बात करें कि फ्रांसीसी क्रांति का अंत कब हुआ था, तो लिखेंगे 18 जून 1815 को। इस समय क्रांति समाप्त हुई थी आज के इसी दिन, और कहाँ पर हुई थी ये भी बता सकता है या पूछ सकता है, तो लिखेंगे टेनिस कोर्ट। टेनिस कोर्ट 1815 में फ्रांसीसी क्रांति समाप्त हुई थी। यदि हम बात करें आगे की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ की जनता कितने स्टेटस या कितने समुदायों में या कितने वर्गों में विभक्त थी, तो लिख सकते हैं वहाँ पर 3 वर्गों में। पहला जो वर्ग था पादरी वर्ग, दूसरा वर्ग था कुलीन वर्ग, तृतीय जो वर्ग था वो साधारण वर्ग या मध्यम वर्ग। इसको हम स्टेटस भी बोल सकते हैं। जैसे कि यदि बात करें, प्रश्न को थोड़ा घुमा के करेगा कि फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ का समाज कितने वर्गों में या कितने स्टेटस में विभक्त था, तो लिख सकते हैं स्टेटस, द्वितीय स्टेटस, और तृतीय। तो 2 प्रश्न, तो कितने वर्गों में विभक्त था फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ का समाज, हमने बता दिया आपको, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, साधारण वर्ग या मध्यम वर्ग। और यदि बात करें फ्रांसीसी क्रांति की, तो ये क्रांति विश्व की महान क्रांति थी, जिसने कि फ्रांस ही नहीं वरन समस्त यूरोप में जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया था। और वहाँ पर यूरोप के समस्त फ्रांस में औद्योगिक उत्पादन, व्यवसाय, औद्योगिक उत्पादन, व्यवसाय, सेवाएं, औद्योगिक उत्पादन, व्यवसाय, सेवाएं, साहित्य व कला क्षेत्र में पूर्ण रूप से विकसित होते हुए भी यहाँ का जो साधारण वर्ग था वो पूरी तरीके से वहाँ के राजाओं से पूर्ण तरीके से असंतुष्ट था, कहने का मतलब रुष्ट था। और फ्रांसीसी क्रांति का एक मुख्य कारण यह भी था कि वहां के राजा निरंकुश, अशिक्षित व असामाजिक। फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण यह भी था जो वहां के राजा थे वो निरंकुश, अशिक्षित व असामाजिक थे। अब यदि बात करें आगे हम लोग, तो ये था फ्रांसीसी क्रांति। एक बार फिर से हम लोग देखेंगे, फ्रांसीसी क्रांति विश्व की महान क्रांति थी। इसने
फ्रांस में ही नहीं बल्कि समस्त यूरोप में जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया था। फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस में औद्योगिक उत्पादन, व्यवसाय, साहित्य व कला क्षेत्र में विकसित होते हुए भी वहाँ के साधारण वर्ग के लोगों को असुविधाएं हो रही थी। कहने का मतलब वो लोग असंतुष्ट थे। इसका प्रमुख कारण था कि वहाँ के राजा निरंकुश, अयोग्यतावादी थे और अशिक्षित थे और असामाजिक थे। तो ये तो था फ्रांसीसी क्रांति। अब यहीं से फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1789 को, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, बास्तिल जेल का गेट तोड़कर वहाँ के जो साधारण वर्ग के लोग थे उन बंदियों, कहने का मतलब बंदियों को छुटाने का कार्य साधारण वर्ग के लोगों के द्वारा किया गया और यहीं से इस क्रांति की शुरुआत हुई। और यह क्रांति 18 जून 1815 को समाप्त हो गई। फ्रांसीसी क्रांति ने समस्त यूरोप को ही नहीं बल्कि समस्त विश्व को एक महान क्रांति के रूप में जाना जाता है और यह क्रांति साधारण वर्ग व निम्न वर्ग के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी थी। अब हम आगे बात करेंगे फ्रांस की क्रांति के प्रमुख दार्शनिक कौन कौन थे। फ्रांस की क्रांति के प्रमुख दार्शनिक, यदि हम बात करें फ्रांस की क्रांति के प्रमुख दार्शनिकों के बारे में, तो रूसो, मॉन्टेस्क्यू और वॉल्टेयर। और इन्होंने कुछ पुस्तकें भी लिखी, उनके बारे में हम आगे आपको बता रहे हैं। रूसो ने लिखी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मॉन्टेस्क्यू की स्पिरिट ऑफ द लॉज और वॉल्टेयर की लेटर्स ऑफ द इंग्लिश, लेटर्स ऑफ द इंग्लिश। आगे ये इस क्रांति के प्रमुख दार्शनिक थे फ्रांस की। यहां पर करेंगे 1 मिनट ऑन द इंग्लिश। रूसो एक प्रमुख दार्शनिक थे। कभी कभी पूछा भी जाता है कि रूसो कौन था। अतिलग उत्तरीय में तो आप बता सकते हैं रूसो फ्रांसीसी क्रांति का एक प्रमुख दार्शनिक था, या कई बार कई कंपटीशंस में भी आ जाता है कि रूसो द्वारा लिखी पुस्तक का नाम, तो आप वहाँ पर बता सकते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो के दौरान लिखी हुई पुस्तक का नाम है। आगे की अगर हम बात करें तो प्रमुख दार्शनिकों में मॉन्टेस्क्यू, इनकी भी कभी कभी पुस्तक पूछ देता है। स्पिरिट ऑफ द लॉज किसने लिखी, तो स्पिरिट ऑफ द लॉज मॉन्टेस्क्यू ने लिखी। कभी कभी पूछ देता है कि मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लिखी हुई पुस्तक का नाम, तो आप वहाँ पर बता सकते हैं। अगला है आपका वॉल्टेयर। वॉल्टेयर ने कौन सी पुस्तक लिखी, लेटर्स ऑन द इंग्लिश। ये था प्रमुख दार्शनिकों का ब्यौरा। अब हम बात करेंगे फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण क्या क्या थे। तो पहला हम कारण देखेंगे सामाजिक कारण, दूसरा आपका धार्मिक कारण, तीसरा आपका आएगा वैचारिक कारण, और चौथा आपका आएगा सामाजिक हो गया, धार्मिक हो गया, वैचारिक हो गया। आगे आएगा तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण। तो इस प्रकार के 4 कारण थे। इनके आगे यदि बात करें तो सामाजिक
कारण के बारे में, धार्मिक कारणों के बारे में या वैचारिक कारणों के बारे में और तत्कालिक कारणों में। वैचारिक कारण के बारे में अभी हमने आपको बताया, जो विचारा मंथन जो दार्शनिक थे उन्होंने बताया किस प्रकार से सहयोग दिया फ्रांसीसी क्रांति में, उसमें हमने आपको अभी बताया है रूसो, वॉल्टेयर और मॉन्टेस्क्यू। इनके बारे में, इनकी पुस्तकों के बारे में अभी हमने बताया। तो वैचारिक कारण में इन्हीं के विचारों के द्वारा जो क्रांति में साधारण वर्ग में जो भाव उत्पन्न हुए औद्योगिक क्रांति के लिए, सामाजिक क्रांति के लिए या फिर धार्मिक क्रांति के लिए, और वहाँ पर निरंकुशता को समाप्त करने के जो भी विचार इन्होंने अपनी पुस्तकों में लिखे और उन्हीं के द्वारा वहाँ की जनता ने राजा के प्रति आंदोलन को आगे बढ़ाया। धार्मिक अगर बात करें तो इसमें हमने आपको बताया था फ्रांसीसी क्रांति में जो धार्मिक या फिर जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली वर्ग था वो था पादरी वर्ग, पादरी वर्ग। और इस क्रांति का प्रमुख जो कारण था वो क्यों हुई थी, वहाँ पर कुलीन वर्ग ने इस क्रांति का प्रमुख उद्योतक माना जाता है, या फिर इसको कुलीन वर्ग के लोगों को फ्रांसीसी क्रांति का जनक माना जाता है। यदि हम आगे बात करें सामाजिक कारणों की, तो साधारण वर्ग का उदय और सशक्त होता हुआ मध्यम वर्ग, आगे की अगर हम बात करें तो किसान एवं कामगारों की दयनीय स्थिति, ये सब आएंगे आपके सामाजिक कारणों के बारे में। तत्कालिक जो कारण थे, तत्कालिक कारणों की अगर हम बात करें तो बुर्बो राजवंश के लिए निरंकुश शासन का अंत होना, आगे की अगर हम बात करें तो नवीन संविधान का निर्माण किया जाना, नवीन संविधान का निर्माण किया जाना तत्कालिक कारण में आएगा। और आगे की अगर हम बात करें तो इसमें स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना होना भी इसके फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारणों के अंतर्गत आता है। और यदि वीडियो समझ में आ रहा है या कोई भी आपको परेशानी आ रही है वीडियो में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। और थोड़ा शॉर्ट में हम आज आपको बता रहे हैं, क्योंकि अगर हम डिफाइन करके पूरा बताएं तो आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो आपकी सरलता के लिए हम जो वीडियो होगा उसको आपके ग्रुप में भेज देंगे, इनकी पूरी डिटेल्स। कहने का मतलब हमारा मुख्य बिंदु यही था कि इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो जाए अच्छी तरीके से। और अब हम आगे बात करेंगे जैकोबिन क्लब की, जैकोबिन क्लब की। आपको बता दें जैकोबिन क्लब का जो प्रमुख था वो रोबेस्पियर, ठीक है। रोबेस्पियर को जैकोबिन क्लब का प्रमुख नेता माना जाता है। और आगे के वीडियोज में कल हम आपको बताएंगे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में, उसके बाद हम बताएंगे कन्वेंशन के बारे में, और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर कल हम बात करेंगे। और यदि आपको वीडियोज में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान हमारे द्वारा किया जाएगा। और जो भी वीडियोज कॉलेज ग्रुप पर डाले जा रहे हैं, आप उनको फेयर कॉपी पर या रफ कॉपी पर अच्छी तरीके से लिख लें और समझ लें। किसी भी प्रकार की यदि आपको कोई समस्या आ रही है तो आप ग्रुप में कमेंट करके बता सकते हैं अपनी पर्सनल समस्या को, आपका समाधान किया जाएगा। आगे की वीडियोज कल आपको मिलेगी, तब तक के लिए धन्यवाद।